हेलो स्टूडेंट, धाकड़ विद्यार्थी के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आधुनिक भारत अध्ययन के इस कड़ी में हम आज पढ़ेंगे बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। बंगाल के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया, जिसमें दीवानी यानी राजस्व वसूलना, पैसा, वित्त और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों ही कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किया और निजामत यानी लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया। द्वैध शासन इसके लिए प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व कंपनी का था। प्रशासन की रीढ़ अर्थ होता है यानी वित्त होता है, पैसा होता है, किंतु द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला था, यानी कंपनी के पास है, जबकि प्रशासन नवाब के हाथ में था। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी और नवाब दोनों अलग अलग सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन आया, यानी खूब पैसा उगाही हुई। 30 लाख पाउंड उन्होंने एक वर्ष में एकत्रित किया और कमाया। इसका परिणाम बहुत ही भयावह हुआ। क्लाइव ने दीवानी कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय को दिया था, यानी दीवानी का कार्य बंगाल में कोई और संभाल रहा था और बिहार में कोई और संभाल रहा था, जो यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। उस समय बंगाल का नवाब अल्प वयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति भी दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण बना रखा था, स्थापित कर रखा था। द्वैध शासन के दोष पे चर्चा करते हैं। क्या है द्वैध शासन का दोष? दोष स्पष्ट होता है कि दो प्रकार के शासन कि पैसा मेरे पास रहेगा, जवाबदेहिता किसी और के पास रहेगी, यानी नवाब के पास रहेगी। सिंपल साधारण भाषा में समझे तो रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने द्वैध शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। द्वैध शासन व्यवहारिक रूप से द्वैध शासन पूर्ण रूप से असफल रहा था। उसके परिणाम बुरे निकले। एक ओर प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, दूसरी ओर कंपनी का उस पर पूर्ण नियंत्रण था। जबकि अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। शक्ति अंग्रेजों के हाथ में, लेकिन जवाबदेहिता नहीं कि कहाँ खर्च किए, कैसे पैसा आया, क्या बोलना है। पूर्णतः फ्री, खाओ पियो और मौज करो। कंपनी ने अधिक से अधिक धन उगाही को ही अपना लक्ष्य माना। अधिक से अधिक पैसा किसी भी तरह कमाना है। एक तरह से जैसे आम की गुठली को लोग चूस लेते हैं, आम को चूस के खा जाते हैं, अंग्रेजों ने भी बंगाल के साथ यही किया। प्रशासन कैसा चल रहा है इस बात से उसका कोई मतलब नहीं। परिणामतः जनता अत्यधिक परेशान हुई। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण किया। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर पड़ा और कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए और शिल्पियों ने या तो अपना व्यापार व्यवसाय बदल दिया या वो बेरोजगारी के जीवन को जीने लगे। द्वैध शासन का अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का नवाब बनकर के आया और बंगाल के संपूर्ण दायित्व को उसने अपने हाथ में लिया। द्वैध शासन को समाप्त करके उसने द्वैध शासन की खामियों को परखा और देखा, दोषों को जाना और उसको समाप्त किया।
वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासन के कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया और 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना निश्चित किया और 1773 में एक अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश महारानी के शासन तंत्र से एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया गया। इस प्रकार बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीतिक का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपना साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की।